चल रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी अभी नहीं सर, चालू कर दिया सर, ठीक है चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो ब्रेक थ्रू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह, फिजिक्स फैकल्टी, आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एनडीए स्टूडेंट के लिए, जिसके अंदर हम एनडीए और एक्स ग्रुप दोनों ही स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा ये सीरीज लेक्चर। जिसके अंदर हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, पूरी पूरी प्लेलिस्ट एक तैयार हुई जिसके अंदर हम फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ा डिफिकल्टी नहीं है कि क्या पढ़ना है, वो तो लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, लेकिन कितना डेप्थ तक चीज़ों को पढ़ना है वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस की हम क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, सिलेबस एकदम सिस्टमेटिक मैनर में लेके चलेंगे। तो सिस्टमेटिक मैनर में लेके चलने के लिए, जैसे एनडीए के जो प्लेटफॉर्म है, जो यूपीएससी का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर 11th-12th का सिलेबस लिखा हुआ है फिजिक्स का। लेकिन स्टूडेंट, पूरा 11th-12th आपको नहीं पढ़ना है, उसमें बेसिक कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और कुछ जगहों पे न्यूमेरिकल आपको याद रखना है। हालांकि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट की, जैसे जेई एडवांस का भी क्वेश्चन आ गया था लास्ट टाइम, अभी 2024 का क्वेश्चन था, उसमें एक क्वेश्चन जेई एडवांस का आ गया था, रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन। फिर आपने देखा होगा 2023 का जो पहला पेपर था उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो 2023 और 2024 दोनों के ही पहले पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस के आए थे। फिर भी स्टूडेंट हमें घबराना नहीं है। फिजिक्स में जो सेकेंड पेपर में आएगा फिजिक्स जीएटी के अंदर, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 100 नंबर आपके फिजिक्स के पास हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो 25 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। तो 100 मार्क्स आपके फिजिक्स के पास होते हैं। स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात इसमें सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस में एक बार आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। तो सिलेबस, हालांकि आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जल्दी से सिलेबस का एक ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट, क्लास 11 से स्टार्ट करूँ तो आपको मोशन पढ़ना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, रोटेशन का आपको बेसिक पढ़ना है, ठीक है सर। रोटेशन का बेसिक मतलब जिसमें सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ चीज़, और ज़्यादातर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उससे कैसे एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ हमें देखना है, ठीक है ना, रोटेशन। फिर उसके बाद स्टूडेंट ग्रेविटेशन, ये 11th की फर्स्ट बुक हो गई अगर जिनका फिजिक्स बैकग्राउंड है। अब जिनका, जो बच्चे जैसे नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो उनको परेशान नहीं होना है कि सब टॉपिक क्या है, कितना डेप्थ में पूछे, कुछ नहीं परेशान होना है। बहुत डेप्थ में आता ही नहीं एनडीए में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट चीज़ों को बस देखते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए, हम आसानी से आपको समझाएंगे। और अगर ये पूरा प्लेलिस्ट आप देखते हैं, और लास्ट हम PYQs डिस्कस करेंगे लास्ट 10 ईयर का। हालांकि PYQs तो हम लोग जब सिलेबस पढ़ेंगे उसके साथ साथ भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन एक बार में लास्ट 10 ईयर का हम लोग PYQ कराएंगे। उस अगर वो आप करते हैं स्टूडेंट, तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि आप अच्छे से पूरा अगर सिंसियरली काम करेंगे तो 25 में से लगभग 22 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स के सही हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो ग्रेविटेशन के बाद और क्या क्या 11th से है, तो और हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट, एसएचएम बेसिक्स, बहुत डिटेल नहीं, बहुत न्यूमेरिकल नहीं, एसएचएम और वेव थोड़ा सा ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा भी फ्लूइड के भी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो मैं आपको मिसकेलेनियस के अंदर बता दूंगा, क्योंकि पूरा फ्लूइड चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम का कुछ एप्लीकेशन हमें देखना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये तो 11th की बात हुई। अब अगर हम 12th की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन बहुत ही कम देखे गए हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, करंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। ऑप्टिक्स मतलब 12 वाला ऑप्टिक्स स्टूडेंट, 10th वाले से काम नहीं चलेगा। 12th वाला ऑप्टिक्स जैसे कि जिसके अंदर आप लेंस मेकर फार्मूला वगैरह भी पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें भी आपको काम देने मतलब याद रखनी है। इसके अलावा स्टूडेंट ईएम वेव आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम मान के चलते हैं कि एनडीए में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हमेशा आता है ईएम वेव, ठीक है ना। ईएम वेव के बाद स्टूडेंट ये 4 टॉपिक जो आप 10th में बेसिकली बोल सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी ज़्यादातर इन 2 पोर्शन से आता है, करंट और ऑप्टिक्स से आता है, ठीक है ना। और बाकी कोई और पोर्शन रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए मैं मिसकेलेनियस लिख रहा हूँ, जिसके अंदर मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मॉडर्न फिजिक्स में मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, एक दिन में या 1 घंटे की क्लास में एक लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट खत्म करूँगा। मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कि एटम, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं 1 घंटे के लेक्चर में पूरा एक ओवरव्यू देते हुए आपको चीज़ों को ख़त्म करूँगा। सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस,
सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस, ठीक है ना। और इसके बाद स्टूडेंट मैं मिसकेलेनियस लिख दे रहा हूँ। मिसकेलेनियस मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, जैसे मैंने अभी नाम लिया आपको बर्नौली हो गया, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ के डेफिनेशन हो गए। एशियन पूरा थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, 3 लॉ का डेफिनेशन आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो कार्नोट इंजन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है। तो ये सब सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको पूरा चीज़ के लिए आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उन चीज़ों का ओवरव्यू हम मिसकेलेनियस टॉपिक के अंदर आपको देंगे, ठीक है ना। तो ये एक रफ आइडिया के लिए मैंने आपको सिलेबस बताया स्टूडेंट। जब आप पढ़ेंगे, साथ में हमारे रहेंगे, चीज़ों को हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो आपको और क्लैरिटी होगी सब्जेक्ट की। स्टूडेंट एक और रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर नोटबुक बनाइएगा। प्रॉपर नोटबुक बनाने का फ़ायदा यह है कि रिवीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। तो अगर आप प्रॉपर नोटबुक बनाएंगे तो ही आप रिवीजन कर पाएंगे। और स्टूडेंट एक नोटबुक रहेगा तो लास्ट में जब एनडीए का एग्जाम 1-2 दिन रह जाएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन। स्टूडेंट मोशन में भी जैसे मोशन इन 1D और मोशन इन 2D है। 2D के क्वेश्चन ज़्यादातर एनडीए में नहीं देखे गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ कुछ बेसिक्स मोशन इन 2D के करेंगे। जैसे सर्कुलर मोशन वाला पोर्शन, खासकर जब आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं एनडीए के साथ साथ, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो भी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्टूडेंट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तक सीमित रखेंगे अपने लेक्चर को। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में जैसे हमारा कंटेंट, पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और फिर एवरेज वेलोसिटी को पढ़ेंगे। मोशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? मोशन का मतलब है कि जैसे कोई भी पार्टिकल है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो जब कोई भी पार्टिकल टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है ना। तो ये आपको डेफिनेशन नोट करने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें डायरेक्ट मैं पहला टॉपिक जो लिख रहा हूँ स्टूडेंट वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये मेरा पहला टॉपिक है जो हम लोग इस चैप्टर से पहला टॉपिक है। इससे पहले भी कुछ टॉपिक है जैसे रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट, तो उसका उतना इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है, तो आप डायरेक्ट के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कोई स्टूडेंट ए पाथ से बी पाथ जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों जो पाथ लेंथ है, इसका जो पाथ लेंथ है वो क्या कहलाता है? वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। तो अगर पाथ लेंथ की बात की जाएगी तो पाथ लेंथ का मतलब जैसे क्या कि आप जिस रास्ते से चल गए उसको काउंट कीजिए, वो कितना डिस्टेंस, अब जो आपकी गाड़ी में ओडोमीटर मेजर करता है, ओडोमीटर जानते हैं ना, जिसमें डिस्टेंस दिखता है, वो क्या होता है आपका पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। स्टूडेंट किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए स्टूडेंट। अगर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए, जो आपको वैल्यू मिलेगी वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो आइए एक एग्जांपल से करके हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लिया, ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है ना, स्क्वायर फील्ड है ये, इस पे 4 पॉइंट है ए बी सी डी। स्क्वायर फील्ड पे 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है ना। कोई पर्सन ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ये 10 मीटर इसका एक साइड है, तो सारे साइड 10 मीटर होंगे, तो 10 मीटर है। तो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, इसका 2.5 रिवोल्यूशन लेता है, इस स्क्वायर का 2.5 रिवोल्यूशन लेता है क्लॉकवाइज सेंस में। क्लॉकवाइज सेंस का मतलब स्टूडेंट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। क्लॉकवाइज सेंस में 3.5 रिवोल्यूशन लेता है। तो आपको ये बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप ऑन कर लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया था आप यही प्रोसीजर अपनाएंगे। क्वेश्चन मिले, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को ऑन करके ये चीज़ को देखिए। तो स्टूडेंट देखिए, चलिए, आपने उम्मीद करता हूँ कुछ लोग का आंसर आ ही चुका होगा। तो डिस्टेंस का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 100। कैसे? एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चल रहा है? 40। जैसे कि 10 10 10 10 40 चला, 2 में कितना चलेगा? 80, 0.5 में और कितना चलेगा? 20। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जब कभी भी आपको निकालना है तो आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना चाहिए।
तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है ए, इसका फाइनल पॉइंट क्या होगा सी। देख लीजिए 2 चक्कर के बाद ए पे आ जाएगा, हाफ चक्कर और लेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा सी पर। तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये रहा, इनको आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो ये लेंथ आया ए सी का वही हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकलेगा बच्चों, ये 90 डिग्री है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, या आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर का डायगोनल किसके इक्वल होता है। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है a√2 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर ये कितना आएगा 200। तो यहाँ से स्टूडेंट ए सी बराबर कितना आएगा √200। √200 को आप क्या लिख सकते हैं 10√2। तो इसका आंसर कितना आएगा 10√2 मीटर। आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए स्टूडेंट कि एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो a√2 होता है, ये आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए उम्मीद है ये छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉरी मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल में 4 पॉइंट हैं ए बी सी और डी। ये 4 पॉइंट है, चारों इक्वी डिस्टेंट है, चारों बराबर बराबर दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब जितना दूरी ए से बी का है उतना ही दूरी बी से सी का है, उतना ही दूरी सी से डी का है। कोई भी पर्सन ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट, और इसका 3.75 रिवोल्यूशन लेता है। 3.75 रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, और इसका रेडियस आप ले लीजिए 2 मीटर। तो आपको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। समझ में आ रहा है आपको। ए पॉइंट से स्टार्ट किया है क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 3.75 रिवोल्यूशन लिया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से आप कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट, फिर उसके बाद ये देखिएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आंसर आ गया होगा। तो इसमें देखो ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, 3 रिवोल्यूशन के बाद ए पॉइंट पे आ जाएगा, ऐसे चल रहा है, 3 रिवोल्यूशन के बाद ए पे आ जाएगा। 0.75 का मतलब होता है 3/4, 0.25 का मतलब होता है 1/4, 0.5 का मतलब होता है हाफ, 0.75 का मतलब 3/4। तो यहाँ से स्टार्ट करके अगर 3/4 चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा, डी पे पहुँचेगा। जैसे ए पॉइंट से स्टार्ट किया और 3/4 चला, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और 3/4 चला, तो कहाँ पहुँचेगा, डी पे पहुँचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू डी मिला दीजिए। ए टू डी मिलाने के बाद जो आएगा वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये रेडियस कितना है 2 मीटर, और ये रेडियस कितना है 2 मीटर, ये दोनों रेडियस 2 मीटर है। ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका आप लेंथ निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस फिर से लगा दीजिए, AD² इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आएगा 8 आएगा, AD का स्क्वायर 8, तो AD का वैल्यू कितना आ जाएगा 2√2 मीटर। करके देख लीजिए स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का फ्रॉम ए टू डी। समझ में आ रहा है। चलिए अगर आपको नोट करना है स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर नोट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन, पेन कॉपी आप सब लोग लेके बैठना है, बिना पेन कॉपी के कोई नहीं बैठेगा, टाइम पास नहीं करना है इधर। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन एक लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ चीज़ों को, आप क्वेश्चन अपने पास लिखिए। ए पर्सन कंप्लीट्स, लिखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, ए पर्सन कंप्लीट्स 1 revolution, a person completes 1 revolution of a circular track, a person completes 1 revolution of a circular track of diameter, a person completes 1 revolution of a circular track of diameter 200 meter, a person completes 1 revolution of a circular track of diameter 200 meter in 30 seconds, in 30 seconds, in 30 seconds। तो फुल स्टॉप के बाद लिखिए स्टूडेंट कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन आफ्टर 3 मिनट 45 सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन आफ्टर 3 मिनट 45 सेकेंड। अगेन स्टूडेंट वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर जैसे सॉल्व हो जाए फिर वीडियो को देखिए, ठीक है। 30 सेकेंड्स में ए पर्सन कंप्लीट्स, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, ए पर्सन कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन of a circular track of radius of diameter 200 meter in 30 seconds. So what will be the displacement of the person after 3 minute 45 seconds? ठीक है ना। तो चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर हम देखते हैं। तो जस्ट देखिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सबने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये सर्कल बना लेते हैं,
सर्कल बना लिया। मान लीजिए इस पॉइंट से किसी पार्टिकल ने स्टार्ट किया, तो इसमें 30 सेकेंड्स में एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा। तो 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन पूरा करेगा? 2। कैसे पता बेटा? 30 सेकेंड आधा मिनट होता है कि नहीं होता है? तो अगर 30 सेकेंड में 1 कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा? 2। तो 1 मिनट में 2 हो गया, तो बेटा 3 मिनट में कितना करेगा? 6। पक्का ना? 1 मिनट में 2 तो 3 मिनट में 6, तो 6 हो गया। 3 मिनट में तो 6 हो गया। लेकिन ये जो 45 सेकेंड है स्टूडेंट, इसको भी 30 + 15 लिख सकता हूँ। तो 30 में +1 एक और हो गया, तो 6 में +1 हो गया, क्योंकि 30 में एक और कंप्लीट कर लेगा। 30 में एक कर रहा है ना, तो 7 हो गया। 15 में क्या करेगा? 0.5। 15 में 0.5 रिवोल्यूशन। क्यों बच्चों? 30 में अगर पूरा कर रहा है तो 15 में आधा, तो यानी यहाँ जो रिवोल्यूशन निकला वो निकला 7.5 रिवोल्यूशन। कितना रिवोल्यूशन हुआ? 7.5 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो यानी इस पॉइंट से स्टार्ट करके 7 रिवोल्यूशन बाद तो यहीं आ जाएगा। 0.5 रिवोल्यूशन बाद ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो स्टूडेंट ये इसका एंडिंग पॉइंट होगा। तो अब आप इनको मिला दीजिए, इनको मिलाएंगे तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी। और क्या ये डायमीटर भी है? क्या ये डायमीटर भी है? हाँ, तो डायमीटर भी है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 200 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? चलिए आप मुझे अब एक बात बताइए, अगर आपको नोट करना है स्टूडेंट, अगेन पॉज करके आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बात बताइए, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे कभी इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं? चलिए, जो लोग बोल रहे हैं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले, अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ, तो मेरा डिस्टेंस भी कितना होगा? 5, और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 5। ठीक है ना? तो पॉसिबल है अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले। ठीक है ना? तो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन अगेन क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट का मॉड लिया है। मॉड मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, लेकिन हमें उसकी वैल्यू की बात करनी है अभी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो किसके इक्वल होगा? तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है <= 1, दूसरा ऑप्शन है <1, तीसरा ऑप्शन है <= 1, चौथा ऑप्शन है <= 1। तो इसमें स्टूडेंट आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, सोच लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कौन सा आंसर सही है। तो स्टूडेंट ये वाला आंसर ज़्यादा सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों हमेशा डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। क्या है? डिनोमिनेटर छोटा है ना बच्चों, सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा है ना बच्चों, न्यूमरेटर छोटा है। तो जैसे मैं 3/4 लिखता हूँ, या उससे भी सिंपल 1/2 लिखता हूँ, तो ये 1 से कम है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। उसी तरह से यहाँ डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, एक केस छोड़ के जो अभी हमने केस डिस्कस किया। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। तो ये जो फ्रैक्शन है हमेशा <1 आएगा। तो नहीं, <1 तो ये भी है, <1 तो ये भी है, लेकिन इसमें == वाला केस भी इंक्लूडेड है, क्योंकि एक केस में इक्वल भी तो हो सकता है ना, तो ये वाला केस भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? ये याद रखना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, जो आज के लेक्चर का हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है ना? दूसरा जो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का। तो उसमें है स्टूडेंट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट अगर मैं लिखता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है? ये स्पीड है। अगर मैं लिखता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, तो ये क्या है? ये वेलोसिटी है। समझ आ रहा है डिफरेंस क्या है दोनों में? तो स्टूडेंट अगर आपने, कुछ लोगों ने स्केलर वेक्टर अगर जानते हो तो ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो लोग नहीं जानते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं, बस इतना याद रख लो कि, और रफ आइडिया के लिए लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी = स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन, वेलोसिटी = स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कि क्या स्पीड कांस्टेंट रहने पे वेलोसिटी बदल सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचो कि स्पीड कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी बदल जाए। है पॉसिबल? है। कब? जब पार्टिकल सर्कल में चले। तो मान लीजिए एक समान स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी उसका फेस इधर है, फिर उसका फेस इधर है, फिर उसका फेस इधर है, फिर उसका,
तो इसका स्पीड तो सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन लगातार बदलते जा रहा है। तो यानी इस केस में स्पीड सेम रहने पर वेलोसिटी चेंज हो सकता है जब डायरेक्शन बदले। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या स्पीड चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। याद रखिएगा, स्टेटमेंट में एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, कि इफ स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी कैन वेरी बट इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन स्पीड कैन नॉट वेरी। ये याद रखिएगा, नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर जो है बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, लिख लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। स्टूडेंट अभी आपने जैसे फार्मर वाला क्वेश्चन करा जिसमें स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, डिस्टेंस का आंसर कितना आया था? 100। डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना आया था? 10√2, ठीक है ना। तो अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे, जैसे अगर आपको बोलें कि पिछला वाला क्वेश्चन याद कीजिए कि 2.5 रिवोल्यूशन 10 सेकंड में ले रहा है, तो डिस्टेंस कितना आया था? 100। तो बेटा उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना था? 10√2 डिवाइडेड बाई 10, टाइम है 10 सेकेंड। ऐसा मान रहे हैं कि 2.5 रिवोल्यूशन 10 सेकेंड में पूरा हुआ, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना होगा? √2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो सिंपल अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने आ रहा है तो आप एवरेज वेलोसिटी आराम से निकाल दे, सिंपल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी कुछ क्वेश्चन अच्छे करेंगे हम, जैसे ये तो आसान वाले तो आप कर ही लेंगे। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, ये 9th का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 9th का जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन। एक पर्सन है, घर से ऑफिस जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन है, ऑफिस क्लोज था किसी कारणवश, वापस आ गया 30 किलोमीटर पर आवर से, ये ऐसे वापस आ गया, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर से गया, ऑफिस क्लोज था, 30 किलोमीटर पर आवर से वापस आ गया। अब इसका आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी तो बहुत आसान है स्टूडेंट, तुरंत बता दीजिए कि जब घर से चला और घर को आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 0। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड, यही इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स है भाई, मेन निकालना आपको एवरेज स्पीड ही था। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा? कुछ लोग के दिमाग में तुरंत एक बात आ रही होगी कि 30 + 20/2 25 आ रही है ना। पहला ये ऑप्शन था जिस बार ये क्वेश्चन आया था, पहला ऑप्शन 25 था और 25 इज नॉट ए करेक्ट आंसर, सही आंसर नहीं है 25, ठीक है ना। सही से कैलकुलेट करो। तो कैसे करें स्टूडेंट? वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। स्टूडेंट जिनका भी आंसर 24 है उनका सही है, जिनका भी आंसर 24 है वो सही है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताओ डिस्टेंस दिया है? नहीं दिया है, तो डिस्टेंस को x मान लो, ये x किलोमीटर है। भाई डिस्टेंस नहीं दिया हमको, डिस्टेंस सही है, तो डिस्टेंस को क्या मान लो? x किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। तो टोटल टाइम कितना होगा? तो बच्चे देखो डिस्टेंस ऊपर हो गया, नीचे टोटल टाइम, तो डिस्टेंस और स्पीड दिया हो तो टाइम कितना होगा? x/20 + x/30। टाइम कितना होगा? x/20 + x/30। तो बच्चों 2x, x कॉमन लो, कैंसिल कर दो, 1/20 + 1/30। तो x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अगर x कैंसिल हो गया तो इसको सॉल्व कर दो, 1/20 + 1/30, एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम आएगा 60, यहाँ कितना आएगा? 3, यहाँ कितना आएगा? 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 5/60, कैंसिल करो, 1/12, 12 ऊपर चला जाएगा, आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर कितना आएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से क्या सीखे कि अगर आप फॉर्मूले, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या देखना चाहिए, देखना ये चाहिए कि पूछा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि पूछा क्या है। फिर जो पूछा है उसका फॉर्मूला अपने पास क्या है ये सोचना चाहिए। तो जो पूछा है उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस खोजना चाहिए। अब अगर डिस्टेंस नहीं दिया उसको x मान लो, सॉल्व कर दो, ठीक है ना। चलो स्टूडेंट पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट।
क्वेश्चन आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। इफ ए पर्सन ट्रैवल half of the distance, if a person travel half of the distance of his total journey with speed v1 and remaining distance with speed v2, then find the average speed of the total journey। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए। इफ ए पर्सन ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ हिज टोटल जर्नी विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v2, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ हिज टोटल जर्नी। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ जितने लोगों को करना होगा कर लिया होगा स्टूडेंट। इसका आंसर है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। जितने लोग का ये आंसर आया सही है। कैसे करें स्टूडेंट? तो यहाँ पे फिर वही बात पूछा है कि एवरेज स्पीड बताओ, डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो डिस्टेंस को 2x मान लो। अब 2x क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि आधा आधा बांटना था, 1/3 बांटना होता तो 3x मान लेता। अभी 2x मान रहा हूँ क्योंकि हाफ बांटना है। तो हाफ जर्नी कितना हो जाएगा? x का, बचेगा हाफ कितना? x का। तो बच्चों x वाला किससे चल रहा है? v1 से। बचा हुआ x वाला किससे चल रहा है? v2 से। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अब देखो क्या होगा। अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज बिल्कुल पिछले वाले की तरह कॉपी पेस्ट। कितना होगा? 2x डिवाइडेड बाई उसका टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम होता है ना, x बाई v1 प्लस x बाई v2। कॉमन ले लो, 2x का x कॉमन आ जाएगा, x यहाँ निकल जाएगा स्टूडेंट, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। x कैंसिल कर दो, सॉल्व कर दो। इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा? v2 प्लस v1 बाई v1 v2। ये ऊपर चला जाएगा। योर आंसर विल बी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ में आया? अब नोट कर लो, पहले पॉज करो, वीडियो को नोट कर लो, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से। अगर ऐसा हो जाए कि 1/3, इसी क्वेश्चन को बोलता है इफ ए पर्सन ट्रेवल 1/3 डिस्टेंस ऑफ हिज टोटल जर्नी विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v2, तब क्या करते? तब इसको 3x मान लेते हैं। तो 1/3 कितना हो जाता है? x। तो बचता कितना? 2x। फिर सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही सॉल्व होता। देखो, ये जो फॉर्मूला बना है इसको याद रखना है, ये v एवरेज का फॉर्मूला। क्यों और इसको कब लगाना है ये भी याद रखना है। जब आधा टाइम एक स्पीड से चले और आधा टाइम एक स्पीड से चले तब लगाना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी याद करें, लेकिन टेक्निक भी सॉल्व करने का बता दिए कि कल के दिन अगर तुम्हारे साथ धोखा हो जाए कि आधा दे के ना 1/3 दे दे, तब क्या करोगे? तो धोखे से बचने के लिए टेक्निक भी सिखा दी गई है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन इसी तरह करो। लिखो क्वेश्चन। इफ ए पर्सन ट्रैवल हाफ ऑफ द टाइम of his total journey with speed v1 and remaining time with speed v2। लिख लिया। if a person travel half of the time of his total journey with speed v1 and remaining time with speed v2, तो अगेन क्वेश्चन वही है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ हिज टोटल जर्नी। तो कैसे निकालोगे? तो वीडियो को पॉज करो, पहले ट्राई करो, ठीक है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा ट्राई। तो अच्छा देखो, टोटल टाइम कितना है? अच्छा देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाइम को बांटा है। तो बच्चों जिसको बांटे ना उसी को लेट किया करो। तो लेट द टोटल टाइम बी 2t। क्यों माना मैंने टाइम को? क्यों माना? पिछली बार तो डिस्टेंस को माना था। जिसको डिवाइड करे उसी को लेट किया करो। डिवाइड किसको किया? टाइम को। तो बच्चों बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ द टाइम, तो अगर ये टोटल टाइम 2t है तो हाफ ऑफ द टाइम कितना होगा? t। तो t कितने से चल रहा है? v1 से। और बचा हुआ टाइम कितना होगा? t कितने से चल रहा है? v2 से। सिनेरियो बन गया, आधा टाइम v1 से, आधा टाइम v2 से, ठीक है। ये t टाइम चल रहा है, यहाँ कॉमा है, ये t कॉमा चल रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों अब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस। तो स्पीड और टाइम दिया हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी। कैसे बेटा? डिस्टेंस ये वाला कितना होगा? v1 इंटू टी। ये वाला कितना होगा? v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t। तो कितना आएगा? v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। v1 प्लस v2 अपॉन 2 ये आपकी एवरेज स्पीड का आंसर होगा,
ठीक है ना। तो बच्चों टेक्निक आपको समझते चलना है, जिसको डिवाइड करे उसी को चीज़ों को लेट करना है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और अगर मैं आपसे पूछूं, इसके बाद नोट कर लीजिए इसको, फिर एक और क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों। अगेन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो ये रेशियो कितना होगा स्टूडेंट, कोई बता सकता है? मॉड ले लो, क्योंकि वेलोसिटी नहीं, इसका रेशियो भी लेस देन 1 होगा, क्योंकि टाइम नीचे होता है, कट जाएगा, तो इसका भी लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने सिलेबस को डिस्कस किया और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। स्टूडेंट अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, जो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, हमारे पास आ सकता है। ठीक है ना। आपको नंबर भी कांटेक्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल पे ही, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, जिसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेशन के ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद।